पश्चिम बंगाल के चुनावी माहौल में ना एक बहुत ही अजीब और परेशान करने वाली बात सामने आ रही है। वोटर्स जो हैं वो रहस्यमय तरीके से गायब हो रहे हैं। चलिए आज इसी पूरी कहानी की तह तक चलते हैं। कहानी की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही तनाव भरे सीन से। जगह है नेशनल हाईवे 12। तारीख है 2 अप्रैल और बीच सड़क पर फर्नीचर और जलते हुए टायरों का ढेर लगा है। मतलब सब कुछ ठप। माहौल बहुत ही ज्यादा खराब था। भीड़ पुलिस की गाड़ियों पर पत्थर फेंक रही थी और इस सब के बीच कुछ जजों को बंधक बना लिया गया था। पर सवाल यह है कि ये लोग थे कौन? क्या कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल थे? जी नहीं, ये कोई अपराधी नहीं थे, बल्कि हमारे आपके जैसे आम लोग थे। टीचर्स, किसान, दुकानदार। ये वो लोग थे जो इतने हताश हो गए थे कि उन्हें यह कदम उठाना पड़ा। और वजह ये थी कि उनका वोट देने का अधिकार, मतलब उनका नाम, अचानक वोटर लिस्ट से गायब हो गया था। मालदा में जो हुआ ना, वो तो बस एक छोटी सी झलक थी। असल में ये संकट बहुत बड़ा था, जो पूरे राज्य में लाखों लोगों पर असर डाल रहा था। चलिए आंकड़ों से समझते हैं कि यह मामला कितना गंभीर है। तो हुआ ये कि नवंबर 2025 में एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसे SIR भी कहते हैं, शुरू हुआ। और इसके बाद जो आंकड़ा सामने आया वो सच में चौंकाने वाला था। पता है कितना? पूरे 61 लाख नाम बस यूं ही वोटर लिस्ट से डिलीट कर दिए गए। लेकिन बात यहीं नहीं रुकी। नाम हटाने के अलावा करीब 60 लाख और वोटर्स को एक बिल्कुल ही नई, एक अजीब सी कैटेगरी में डाल दिया गया, जिसका नाम था सस्पेक्टेड, यानी संदिग्ध। तो कुल मिलाकर 1.21 करोड़ लोग इससे प्रभावित हुए। इसका मतलब ये हुआ, अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो किसी भी घर में हर 6 वोटर्स में से एक की वोटिंग की स्थिति पर सवाल खड़ा हो गया था। तो सवाल यह है कि आखिर यह सब हुआ कैसे? लाखों वोटर्स का नाम लिस्ट से कैसे हट गया या सस्पेक्टेड लिस्ट में चला गया? चलिए अब इस पूरी प्रक्रिया के अंदर की कहानी को समझते हैं। इस पूरे मामले के सेंटर में है ये नई सस्पेक्टेड वोटर कैटेगरी। सबसे अजीब बात यह है कि इससे पहले इसका कोई जिक्र ही नहीं था और इसका इस्तेमाल वोटर्स को एक तरह से साइडलाइन करने के लिए किया गया, तब भी जब उन्होंने सारे जरूरी कागजात जमा कर दिए थे। और आपको पता है लोगों के नाम किस वजह से फ्लैग किए जा रहे थे? वजहें सुन के आप हैरान हो जाएंगे। नाम की स्पेलिंग में मामूली सी गलती या पिता बेटे की उम्र में कुछ फर्क, मतलब ऐसी छोटी छोटी बातें जो दशकों पुराने सरकारी दस्तावेजों में आम होती हैं। और ये सब फैसले कौन ले रहा था? जमीन पर काम करने वाले अधिकारी नहीं, बल्कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसकी एक्यूरेसी कभी टेस्ट ही नहीं की गई। और कमाल की बात यह है कि इसे ऑपरेट किया जा रहा था व्हाट्सएप पर मिले ऑर्डर से, जो कभी कभी तो ऑफिशियल निर्देशों के भी खिलाफ होते थे। तो अब देखते हैं कि इसका आम लोगों पर क्या असर पड़ा। और देखिए, ये समस्या सिर्फ गरीब या कम पढ़े लिखे लोगों तक सीमित नहीं थी। इसकी चपेट में समाज का हर तबका आया। जो लिस्ट सामने आई है वो वाकई में चौंकाने वाली है। इसमें एक कारगिल युद्ध के हीरो हैं, एक रिटायर्ड हाईकोर्ट जज हैं और तो और वो बूथ लेवल ऑफिसर भी हैं, जिन्हें खुद ये वेरिफिकेशन करना था। मतलब कोई भी नहीं बचा। सोचिए, रिटायर्ड जस्टिस साइदुल्ला मुंशी को कहना पड़ा कि ये अपमानजनक और दर्दनाक था। उनका नाम तो तब वापस जोड़ा गया जब मीडिया में ये खबर आई। लेकिन सवाल ये उठता है कि उन आम लोगों का क्या, जिनकी आवाज मीडिया तक नहीं पहुंच पाती? और यहीं से कहानी का सबसे विवादित हिस्सा शुरू होता है। क्या ये सच में वोटर लिस्ट को साफ करने की एक मुहिम थी या फिर इसके पीछे कोई और ही मकसद छिपा था? देखिए, ऑफिशियली तो कहा गया कि ये सब अवैध अप्रवासियों को हटाने के लिए किया जा रहा है, लेकिन जब डेटा को एनालाइज किया गया तो कहानी कुछ और ही निकली। डेटा दिखाता है कि सबसे ज्यादा असर हिंदू शरणार्थी समुदायों पर पड़ा है। इस फर्क को जरा देखिए। एक ही चुनाव क्षेत्र में एक जैसे नियमों के तहत मुस्लिम बहुल बूथों पर 58% तक वोटर्स को फ्लैग किया गया और वहीं हिंदू बहुल बूथों पर यह आंकड़ा सिर्फ 3% था। और मामला सिर्फ नाम हटाने का नहीं है, दूसरी तरफ से धोखाधड़ी से नाम जोड़ने के भी आरोप लग रहे हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का तो ये भी दावा है कि दूसरे राज्यों से लाकर अवैध रूप से नाम लिस्ट में जोड़े जा रहे हैं। तो अब सबसे जरूरी सवाल, इन सब के बीच एक आम नागरिक क्या करे? देखिए, प्रॉब्लम को समझना तो जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है ये जानना कि अपने वोट के अधिकार को बचाने के लिए कौन से कदम उठाए जा सकते हैं। तो ये रहा एक बहुत ही सीधा सा 3 स्टेप का प्रोसेस। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाकर बूथ वाइज लिस्ट में अपना नाम चेक करें।
दूसरा, अगर आपका नाम वहां नहीं है तो ECI नेट पोर्टल पर ऑनलाइन अपील फाइल करें। और तीसरा, आप चाहें तो SDM, SDO या DM के ऑफिस जाकर फिजिकली भी अपनी अपील जमा करा सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना जरूरी है। अपील करना आपका अधिकार है, पर सिस्टम में एक बहुत बड़ा बैकलॉग है। लाखों अपीलें जमा हो चुकी हैं, लेकिन सुनवाई बहुत धीमी गति से हो रही है, जो कि अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। ये पूरी स्थिति हमें एक बहुत ही गंभीर सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या एक नागरिक के वोट का अधिकार इतना कमजोर है कि उसे एक अनटेस्टेड सॉफ्टवेयर और एक व्हाट्सएप मैसेज से छीना जा सकता है? ये सवाल सिर्फ एक प्रक्रिया पर नहीं, बल्कि हमारे लोकतंत्र की बुनियाद पर ही सवाल उठाता है।